ये न्यूज़ है अमेरिका का। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये आया है कि अ, जो अभी अभी तो फर्स्ट लेडी नहीं हुई है, लेकिन हो ही जाएगी 20th जनवरी को। जिल बिडेन, ठीक है, फर्स्ट लेडी। तो फिर फर्स्ट लेडी सबको पता है किसको बोलते हैं फर्स्ट लेडी? सबको पता है ना, फर्स्ट लेडी किसको बोलते हैं? कोई नहीं। वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है, वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट को फर्स्ट लेडी बोलते हैं। तो ये एक सेकंड। तो ये जो फर्स्ट लेडी है, तो ये सेकंड लेडी थी, तो सेकंड लेडी किसको बोलते हैं? वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, तो ये जब सेकंड लेडी थी ना, तो तब तब भी ये एक जैसे जॉब करती थी, ठीक है, वो जॉब करती थी। तो ये बोला गया कि वो जो अभी फर्स्ट लेडी हो गई है, तो इनको वो नहीं करना चाहिए, और वो डॉक्टर जैसे अपना नाम के आगे डॉक्टर लगाती है। तो बोला गया कि डॉक्टर जो टाइटल है वो नहीं लगाना चाहिए। तो इससे बहुत लोग जो मतलब इस बात को पब्लिक सोशल मीडिया पे बहुत बोला गया कि ये सजेशन सेक्सिस्ट है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्यों वो डॉक्टर लगाती थी? क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थी, तो इसीलिए उनको डॉक्टर बीबी बोला जाता था। तो जब वो सेकंड लेडी थी, तब वो मतलब फर्स्ट सेकंड लेडी टू होल्ड सच टाइप ऑफ अ जॉब, तो वो उस समय भी वो कंटिन्यू की थी। और अभी भी इसलिए न्यूज़ है क्योंकि अभी भी वो बोल रही है कि हम 4 साल तक मतलब फिर से हम वो कंटिन्यू ही करेंगे जॉब, तो इसीलिए वो न्यूज़ आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो मीनिंग भी दिया हुआ है कि मतलब एक्चुअली डॉक्टर का जो वर्ड है, मतलब जो डॉक्टर, वो कब कैसे इवॉल्व हुआ। और डोसियर मतलब डॉक्टर जो वर्ड है, वो लैटिन वर्ड से निकला है। जो वर्ड यूज किया जाता है टीचर के लिए, जो डोसियर मीनिंग टू टीच। ठीक है, तो ये तुम लोग पढ़ लेना आगे। एक है अमेरिका का न्यूज। तो अमेरिका का तो चला ही आ रहा है। अमेरिका का क्यों वो न्यूज चला आ रहा है? वो इससे रिलेटेड, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड। कोई बताएगा? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड क्या चला, क्यों चले आ रहा है न्यूज? एक मिनट, अनिमेश, हाँ बोलो। ट्रम्प अपना सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं, ओवल ऑफिस का। वो बहुत सारा वो पिटिशन दिया हुआ है, वो अराउंड 60 पिटिशन दिया हुआ है कि ये जो इलेक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत सारा वो, इवन बहुत सारे रिपब्लिकन लीडर्स भी वो पिटिशन डाले हुए हैं कि ये मतलब जो इलेक्शन हुआ है ये फेयर नहीं है। तो ये सब मतलब फ्रॉड हुआ है, उसका विक्ट्री सही नहीं है। तो ये सब को लेकर के वो चलता आ रहा है। लेकिन वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोली है कि नहीं, ये सही है। और वो इस इलेक्शन को अपहेल्ड की है, मतलब कि सही है। तो ये सब आरोप है, तो ये तुम लोग पढ़ लेना, ये समझ में आ जाए। और क्या है कि यहाँ पे एक जो मुद्दा उठ रहा है मतलब इस न्यूज में, कि देखा जा रहा है कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? तो ज्यादातर जो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं वो वाइट्स, ठीक है। तो जैसे बोले कि वाइट्स, तो वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग जो भी उन लोगों का ये थॉट है कि हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो घटता जा रहा है। ठीक है, मतलब वाइट्स जो अभी 73%, मतलब जैसे बोलते हैं इन 2017 वो 73% थे, जिसमें कि हिस्पैनिक वाइट्स भी है। हिस्पैनिक जो लैटिन अमेरिकन जो और स्पेन से जो आए हुए हैं, उन लोगों को मिला करके, तो उन लोग बोल रहे हैं कि इमिग्रेशन और ये सब के कारण हम लोग का जो काउंट है वो घटता जा रहा है। और ये देखे ही है कि ट्रम्प का एजेंडा ही रहा है कि एंटी इमिग्रेंट, मतलब वो इमिग्रेशन को रोकना, और मतलब पूरा क्लोज एक एज अमेरिका अमेरिका अमेरिका। तो इसीलिए वो ये दिखा जा रहा है कि बहुत लोग जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग हैं, फिर जो रिपब्लिकन जो अच्छे अच्छे जो लीडर्स है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं मतलब ट्रम्प को। तो ये एक मतलब मुद्दा है कि
उन लोगों को ये भी डर है कि हम लोग जो है वो कम हो जाएंगे, और इसीलिए वो अभी भी ट्रम्प को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और उन लोगों का ये भी है कि उन लोगों का 50% हो जाएगा 2025 45 तक। तो इसको लेकर के ही वो सारा चले जा रहा है। और वो बोल रहे हैं कि इस तरह से मतलब उन लोगों को क्या है, और क्या एंग्जाइटी है कि हम लोग का जो अभी वाइट्स मतलब अमेरिकन मतलब वाइट्स, तो ये जो होगा कलर चेंज हो जाएगा, मतलब अमेरिका इज चेंजिंग इट्स कलर, तो उस तरह का उन लोगों का थॉट आ रहा है। बस ये पढ़ लोगे वो समझ जाना कि वो समझ जाओगे कि क्या है एक्चुअली। अब आ जाते हैं। अच्छा, ये अच्छा न्यूज़ है। इसमें क्या है, अच्छा डाका प्रोग्राम, डाका प्रोग्राम पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से। तो डाका कोई बताएगा डाका का फुल फॉर्म? इसमें कुछ लोग तो नए हैं तो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम भी न्यूज़ कवर किए हैं पहले भी, तो कुछ लोग तो बोल ही पाएंगे। डाका क्या था? ये हम बता दें, यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था डाका, जो कि बराक ओबामा स्टार्ट किए थे। कोई भी? कोई नहीं? ये डाका प्रोग्राम क्या है, हम और हिंट दे रहे हैं। डाका प्रोग्राम उन लोगों के लिए था कि जैसे कि अमेरिका में ना बहुत लोग चले जाते थे अपने बच्चों को लेकर के, और बिना पेपर्स के, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के, वो बच्चे भी हैं और जो माँ बाप है जो भी, वो चले गए अमेरिका। तो उन लोगों का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो बच्चे जो बड़े हो गए उन लोगों के पास तो कुछ भी डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और उन लोगों को तो पता भी नहीं, उन लोग बहुत टाइम ऐसा होता है कि उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन लोग कहाँ से आए, क्या है, और उन लोगों का क्या होगा। तो उसके लिए क्या था, बराक ओबामा 2012 में एक प्रोग्राम चलाए थे जिसका नाम है डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। तो ये उन लोगों के लिए था कि जो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ पे आ गए हैं, उनको मतलब एक प्रॉपर लाइफ लाइफ मतलब लाइवलीहुड देने के लिए था। तो इसमें क्या था कि मतलब ये 2012 में मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही ये स्टार्ट कर दिए थे। तो इसमें क्या है कि जो लोग जो बच्चे बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ पे आ गए हैं, उन लोगों को हर 2 साल, मतलब ये रिन्यूएबल था, हर 2 साल मतलब पीरियड में उन लोगों को काम करने का मतलब एक परमिट मिलेगा। उन लोग वहाँ पे मतलब दो काम कर सकते हैं, फिर रिन्यू करेंगे, फिर 2 साल काम कर सकते हैं। तो उससे क्या वो लोग वहाँ पे लाइव मतलब अच्छा से जीवन यापन एटलीस्ट कर सकते हैं बिना बिना डॉक्यूमेंट्स का भी। तो ये एक प्रोग्राम चलाए थे, लेकिन जैसे ही ट्रम्प आए, ये बोले कि ये डाका प्रोग्राम खत्म और डाका नहीं चलेगा। तो ये अब से कोई रिन्यूअल नहीं होगा। 2017 में ही वो बोल दिए कि नहीं, वो नहीं होगा, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर गया ये मामला। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बोली कि नहीं, ये प्रॉपर वे से मतलब प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से ये पॉलिसी को एंड नहीं किया गया है, इसीलिए ये पॉलिसी मतलब फिर से चलेगा। तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, वो क्या किया, पार्शली डाका को स्टार्ट किया। वो क्या किया कि 1 साल नहीं, मतलब सॉरी 2 साल नहीं, एक एक साल के लिए रिन्यूअल करने लगा। और क्या करने लगा, जो लोग पहले से आए हुए हैं, जो बच्चे पहले से ऑलरेडी अमेरिका में हैं, उन लोगों का रिन्यू तो हो रहा था, लेकिन जो नए नए जो बच्चे आए हैं, उन लोगों को नहीं मिल रहा था कोई भी मतलब उन लोगों का रिन्यू भी नहीं हो रहा था, उन लोग इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन लोगों को लाया भी नहीं जा रहा था। तो फिर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दी है कि नहीं, जो भी अभी न्यू है, जो एंट्रेंट जो न्यू आए हैं इमिग्रेंट्स, उन लोगों को भी इसमें लाया जाए, और 2-2 साल के लिए जो रिन्यू होता था वो कंटिन्यूअस फिर से वैसे ही 2-2 साल के लिए रिन्यू हो। तो ये इसी के लिए ये न्यूज़ था। और डाका जो जो बच्चे हैं उनको ड्रीमर्स बोलते हैं, ठीक है, और डाका का फुल फॉर्म है डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स, और उन लोगों को ड्रीमर्स भी बोलते हैं, ये ड्रीमर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ समझ में आया कि एक्चुअल न्यूज़ है क्या? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ये ही डाका है। वो डाका का ये याद रखोगे कि ये डाका जो प्रोग्राम था ये बराक ओबामा चलाए थे, और ये अभी फिर से वैसे ही होगा। और इसमें वो फिगर्स है कि कितने लोग फिर से उन लोगों को मिलेगा, वो
2-2 साल का रिन्यू एक परमिट मिलेगा, लेकिन इसमें रिन्यूएबल परमिट जो भी है, लेकिन इसमें ये बात अभी नहीं पता है कि उन लोगों को मतलब हमेशा के लिए परमानेंटली यहाँ यूएस में रहने का वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई बात नहीं किया गया है। वही जो 2-2 साल के लिए जो मिल रहा था वही मिलेगा, और जो लोग नए भी आए हैं उन लोग को भी अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है सोमालिया का। अच्छा, सोमालिया का न्यूज हम लोग कुछ दिन पहले वो सर पढ़ाए थे। सोमालिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज मतलब ग्रुप है, उसका नाम क्या है? कोई भी थोड़ा सा और हिंट्स दे। वो कुछ वो बॉम्ब वॉम्ब भी फेंका था, वैसा कुछ था। कोई भी नहीं? याद रखोगे, सोमालिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो है अल शबाब। ठीक है, अल शबाब, इसका बहुत सारा नाम आया था पहले पिछले बार, क्योंकि वो कोई ट्रक पे वो बॉम्ब ये किया था जिसमें कि वो सिविलियंस लोग मर गए थे, इसको लेके आया था न्यूज़ बहुत पहले। अच्छा ठीक है, तो ये न्यूज़ क्यों है? तो ट्रम्प अभी ऑर्डर दिए हैं कि जित सोमालिया में जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उन लोगों को सोमालिया से वापस ले आने का। ठीक है, जो स्पेशल ऑपरेशन ट्रूप्स जो वहाँ पे वो भेजे हैं, जो वहाँ पे ट्रेनिंग और काउंटर टेररिज्म मिशंस वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, उन लोगों को बोला गया है कि 15 जनवरी तक सबको वापस ले आना है। और इससे क्या होगा कि मतलब पहले तो हम लोग ये भी देखे हैं कि अफगानिस्तान, इराक, वहाँ से भी यूएस प्रेजेंस बहुत कम हो गया, मतलब यूएस का ट्रूप्स को वापस ले आए हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि अभी जो सोमालिया है वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो यही बात है कि वो इलेक्शन से पहले अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से आ रहे हैं, तो ये वहाँ का मामला को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, क्योंकि अल शबाब वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप है। तो पता नहीं उससे वो प्रोटेक्टेड वे में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। बस इसीलिए न्यूज़ है, आगे जो होगा तो न्यूज़ आएगा ही कि आखिर क्या हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ये न्यूज़ था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ये है काटसा। काटसा कौन बताएगा कि काटसा क्या है? ये तो बहुत पढ़े हैं हम लोग। कोई नहीं? आरती, और कोई? काटसा, क्या क्वेश्चन है मैम? काटसा क्या है? काटसा फुल फॉर्म ही बता दो। सिर्फ एक? अच्छा अभी आ गया। हाँ आकांक्षा बोलो, काटसा। मैम सिर्फ फुल फॉर्म पता है। हाँ हाँ ठीक है, फुल फॉर्म ही बता। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। सैंक्शन एक्ट। इसके बारे में और कुछ आकांक्षा, और कुछ कि खाली फुल फॉर्म याद था? मैम वो सैंक्शन लगाता है उतना याद है, पर क्यों लगाता है वो भूल गए। बाकी लोग? अच्छा बाकी कोई नहीं, ठीक है। आरती बोलो। वो शायद जो भी मतलब अमेरिका अमेरिका की जो एडवर्सरी कंट्रीज है, जो उनसे डील करते हैं, जो उनसे बिजनेस करते हैं, उनके अगेंस्ट ये सैंक्शन लगाता है। जैसे ईरान के से अगर कोई करता है तो उस पे सैंक्शन लगाएगा। तो एडवर्सरी सिर्फ ईरान है या और कोई भी है? रशिया, रशिया। और बस? मेरे को तो दो ही याद है। अच्छा ठीक है, दो तो सही है। बाकी लोग अच्छा, ये काटसा का क्या है ना कि जो ये था कि जो भी ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये तीनों कंट्री से कोई भी डिफेंस डील अगर कोई करता है, कोई कंट्री, तो उस पे काटसा ये ट्रिगर होगा, मतलब उस पे ये काटसा लगेगा। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज
थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो ये हम लोग कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ देखे थे कि जो टर्की है वो खरीद रहा था, वो S-400 ट्रायम्फ रशिया से, जिसके चलते वो न्यूज़ भी आया था कि उसको F-35 जो फाइटर जेट का जो प्रोग्राम था उससे उसको निकाल दिया गया था, अमेरिका उसको निकाल दिया था वहां से। तो इसी को लेके फिर से न्यूज़ है कि काटसा जो है, इसका थोड़ा डिटेल है यहाँ पे। काटसा का सेक्शन 231 जो सैंक्शन लगाता है, जो अगर कोई भी 3 कंट्री, ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया, इससे अगर कोई भी डिफेंस डील करता है तो उस पे लगेगा। तो इसमें है कि तुर्की पे वो सैंक्शन लगाया गया और बोला गया, मतलब ये क्यों, क्योंकि वो S-400 ट्रायम्फ उससे खरीदा। अब आते हैं आगे, अब इंडिया का केस। तो इंडिया का केस में हम लोग पहले ही देख चुके कि इंडिया 2018 में ही वो डील साइन कर चुका है रशिया के साथ S-400 खरीदने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक नाम भी आया है, S-400 का नाटो नेम है SA-21 ग्राउलर, ये याद रखोगे, ठीक है। ये वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल्ड में है। ये क्या है, डिफेंस सिस्टम, ये साइमल्टेनियसली ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द रेंज ऑफ इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो बहुत ज्यादा रेंज के भी हो उन लोगों को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। और क्या है, ये बॉम्बर्स, मिड एयर रिफ्यूलर्स, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड अर्ली वार्निंग, मतलब ये सबको ये मतलब डिटेक्ट भी करता है और न्यूट्रलाइज भी करता है। अच्छा, ये इसके बारे में किसी को पता है, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट क्या होता है? रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट का किसी को आइडिया है कि ये है क्या? जी, तो ऑलरेडी रेड है। कोई भी? हाँ आरती बोलो। जो खुद से थ्रेट डिटेक्ट करके अटैक कर दे, मे बी, श्योर नहीं हूँ। नहीं, ये क्या है ना, ये जो एक सेकेंड, बड़ा क्यों आ रहा है? हम बोले तुम ट्राई करोगे? हाँ करो। वो स्पाई टाइप का बिहेव करता है, मतलब कि एरिया में घुस के वो फोटोग्राफ्स भी खींच लेता है, सिग्नल्स भेज देता है। ये इस क्या टाइप है का उस रहता है। जगह के बारे में? हाँ ठीक है। ये क्या रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट क्या है? ये है कि वहां के बारे में, वहां का ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहां पे क्या क्या है, मतलब वो सारा इमेजिंग जो देता है वो उसको बोलते हैं रिकॉनेसेंस वो एयरक्राफ्ट, ठीक है। वो वहां का जो स्पाइस टाइप का बोल सकते हैं कि हाँ, वहां का जासूसी करने वाला जो एयरक्राफ्ट है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा एयरक्राफ्ट को वो डिटेक्ट कर लेता है और वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। अच्छा, S-400 का वो थोड़ा सा पीछे दिया हुआ है कि वो 1993 में ही वो टेस्टिंग हो गया था। फिर उसके बाद इसका डिजाइन कौन कौन किया, उससे पहले ये भी बोले कि S-300 सिस्टम भी था, ठीक है, जो कि S-300 सीरिया में रशिया डिप्लॉय किया था मिलिट्री ऐसे, मतलब उस समय वॉर के टाइम में। अब आगे आते हैं, S-400 का डिटेल इसमें दिया हुआ है कि ये फुली मोबाइल है, 3D फेज्ड अरे है, एक्विजिशन रेडार है, ये सब तुम लोग पढ़ लेना। जो बोलना है आगे वो हम बताते हैं। अच्छा, ये क्या है और क्या, S-400 जो हम लोग लेंगे तो ये क्या है कि ये हम लोग के पास ऑलरेडी इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो DRDO डेवलप किया है। वो मल्टी टायर एयर डिफेंस ओवर द कंट्री, मतलब ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा जो S-400 ट्रायम्फ है। आगे अगर बोले तो
हम लोग का इसका रेंज इतना ज़्यादा है, मतलब S-400 का, कि बहुत बार BS धनोवा ये बोले हैं कि अगर वेस्टर्न साइड में इसको लगाया जाए, मतलब BS धनोवा नहीं, मतलब बोलते हैं कि इसको अगर वेस्टर्न साइड में लगाया जाए तो पाकिस्तान का जो एयरफोर्स जो बेस है वहां से अगर कोई टेक ऑफ भी करेगा कोई एयरक्राफ्ट, तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ वहां से टेक ऑफ हुआ है। ठीक है, और क्या है, तो ये जो है मतलब धनोवा का स्टेटमेंट था कि ये रफाले और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये गेम चेंजर है। तो ये सब तुम लोग पढ़ लेना। तो हम लोग इससे तो ले लिए क्या बोलते हैं रशिया से, इस तुर्की भी अभी ले लिया, लेकिन चाइना भी वो S-400 लिया है और बोलते हैं कि इन लोगों पे सैंक्शंस तो लग गया। अब इंडिया पे सैंक्शन लगने का वो बोला था कि हाँ वेवर मिलेगा, लेकिन अभी वैसा वेवर का तो कोई बात नहीं है, वेवर कि मिलेगा नहीं मिलेगा वैसा कुछ भी नहीं है। फिर आता है बात कि मतलब इसमें और भी न्यूज़ है कि इंडिया S-400 तो लिया है रशिया से, लेकिन और भी बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो US से लिया है। जैसे यहाँ पे नाम है P-81 मैरीटाइम, ये सब पढ़ लेना। फिर AH-64 ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, CH-47 चीनूक हैवी हेलीकॉप्टर, तो ये सारा वो लिया है। अब आते हैं कि काटसा का हम बता दिए कि क्लियर नहीं है कि US क्या करने वाला है इंडिया के साथ, लेकिन तुर्की को क्या बोला है। अच्छा, तुर्की को हम पहले बोले कि तुर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से हटा दिया है। और अच्छा, ये जो बोलते हैं कि इस हटाने से अर्दोगन बोले कि ये हम लोग का तुर्की का सॉवरेनिटी पे अटैक है। और इसमें फिर वही दिया हुआ है बहुत सारा बात कि अगर तुर्की को आप अपने से अलग कर रहे, US एज अ जैसे NATO अलाई है तुर्की, तो अगर आप उससे अलग कर रहे हैं तो उसका प्रॉक्सिमिटी किससे बढ़ेगा, रशिया से बढ़ेगा, क्योंकि रशिया से बढ़ेगा और जो भी US के अगेंस्ट जो भी कंट्रीज है वो उनसे प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगा। जबकि देखा गया है कि तुर्की बहुत सारे जगह में रशिया और तुर्की का एक दूसरे के साथ कुछ डिस्प्यूट्स है, लेकिन फिर भी उन लोगों का प्रॉक्सिमिटी US के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि इंडिया का हम बोले तो इंडिया का तो ये बता दिए कि उसका भी कोई क्लियर नहीं है। और एक बात है जो इंडिया का बताना है, ये सब हाँ। और क्या बोला है, एक मिनट, और क्या बोला है कि तुर्की, अच्छा ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि तुर्की अगर ठीक है ले लिया है अगर S-400, लेकिन वो अगर यूज नहीं करेगा उसको तो हम उस पे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। तो अब ये सब बात है, वो जब लिया है तो क्यों यूज नहीं करेगा, तो ये तो अजीब सा बात है। ठीक है, आगे तुम लोग पढ़ लेना, ये बस उसी को है कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है नाम ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया। ये कब हुआ था काटसा, ये 2017 में। ये किसके लिए है, तो ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया से अगर कोई भी डिफेंस डील कर रहा है तो उन लोगों पे ये काटसा ट्रिगर होगा। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है इसलिए हो नहीं रहा है। और क्या है, क्यों मतलब रशिया को क्यों लिया है, तो वो रीजन दिया हुआ है क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो मेडलिंग किया था, इसीलिए। फिर यूक्रेन पे मिलिट्री इंटरवेंशन करके यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था, तो ये सब के कारण रशिया को रखा है। ये सब उसी के बारे में डिटेल्ड है, ये तुम लोग पढ़ लेना, ये पढ़ सकते हो। आगे अब आते हैं सिंजियांग। अच्छा, सिंजियांग का कैपिटल क्या है, सिंजियांग बहुत बार न्यूज में आया है। सिंजियांग का कैपिटल क्या है, कोई नहीं। सिंजियांग एक प्रोविंस है, किसका, चाइना का, वो उसका कैपिटल क्या है,
अरे कोई तो बोलो, कोई नहीं। सब चुप, अच्छा ठीक है, हम ही बोलते हैं फिर। ये सिंजियांग का कैपिटल है काशगर, याद आया? यस नो, मेरा आवाज भी जा रहा है कि नहीं, कि हम ही बोले जा रहे हैं? हाँ मैम। ठीक है, तो सिंजियांग में एक कम्युनिटी रहता है, वो है उयुगुर्स। ठीक है, इसका नाम हम लोग सुने हैं। तो उयुगुर्स को लेकर के अभी क्या न्यूज है कि युगुर्स में बोला जा रहा है कि युगुर्स से बेगार करवाया जा रहा है। तो बहुत सारा जो ग्लोबल ब्रांड्स है, जैसे नाइकी, गैप, एडिडास, इन लोग पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जो अपना टेक्सटाइल का जो सप्लाई चेन है, वो आप लोग का जो टेक्सटाइल बन रहा है उसमें उयुगुर्स का मतलब बेगार छुपा है, मतलब फोर्स लेबर छिपा हुआ है। इसीलिए वो उस पे उन लोगों को, मतलब उन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है। ये वॉशिंगटन ये आरोप लगा रहा है। तो इसीलिए ये न्यूज़ है। इसमें बोला जा रहा है कि, और भी इसमें डेटा ये है कि सिंजियांग जो है वो 20%, ठीक है, मोर देन वर्ल्ड का मोर देन 20% कॉटन वो सिंजियांग प्रोविंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बस इसी को लेके न्यूज़ था यहाँ पे। और क्या है, मतलब सिमिलर न्यूज़ है यूगुर को लेकर के। तो चाइना में क्या है, चाइना का हम लोग पहले भी ये न्यूज़ पढ़े थे कि यूगुर पे बहुत ज़्यादा सर्विलेंस किया जा रहा है। मतलब उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ जाके बैठ रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं, मतलब सब कुछ। तो इसके लिए पहले भी वो न्यूज़ आया हुआ था ह्यूमन राइट्स वाले लोग का कि ये मतलब गलत है। तो अभी फिर से न्यूज़ आया है कि चाइना में हुआई कंपनी, ठीक है, और एक है मेगवी, हुआई और मेगवी, दोनों कंपनी क्या ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक फेशियल रिकॉग्निशन वो बनाया है। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज वो यूज कर रही है। और इस किसके लिए यूज कर रही है, तो टू आइडेंटिफाई यूगुर कम्युनिटीज। तो उन लोगों का क्या है, हम क्या क्या बोले, चाइना में उयुगुर कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा सर्विलेंस है, मतलब किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को चाइना को ये डर रहता है हमेशा कि ये लोग है क्या है, ये मतलब वहाँ पे मिलिटेंसी फैलाएंगे या फिर वहाँ पे टेररिज्म फैलाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों पे हमेशा वो सर्विलेंस का न्यूज आता रहता है। तो अभी क्या किए हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये यूगुर है, वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर ही डेवलप किए हैं ताकि वो फेशियल रिकॉग्निशन करके ही बता दे कि ये यूगुर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इसमें कौन कौन है, तो एक हुआई कंपनी है और एक मेगवी कंपनी है जो कि वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो ये हम क्या बोले, चाइनीज गवर्नमेंट ये क्यों बोली, अब चाइनीज गवर्नमेंट पे आरोप लगा कि ये तो सही नहीं है सर्विलेंस, मतलब इस तरह से हर एक चीज को ट्रेस करना। तो वो बोली है कि हम इसलिए वो कर रहे हैं ताकि सिंजियांग प्रोविंस में टेररिज्म को कम कर सके और ये मॉनिटर कर सके कि वहाँ के लोगों का जो सोशल बिहेवियर है वो कंट्री के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वो इसको क्रिटिसाइज कर रही है और ये बोल रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, पर्टिकुलरली सिंजियांग में। तो और मेगवी कंपनी पहले भी जो ये है इस पे यूएस सैंक्शंस लगा चुका है यही सब मामले को लेकर के, यूगुर मुस्लिम्स के मामले को लेकर के। ठीक है, तो याद रखोगे कौन कौन सा टेक जायंट है, तो एक है हुआई और एक है मेगवी जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। तो वो जो है मेगवी जो कंपनी है वो कर रही है। आगे, अच्छा जी पाकिस्तान, हाँ हाँ
ये शिनजियांग का काशगर तो वेस्टर्न साइड में है ना, वो उसका कैपिटल तो नहीं हो सकता ना, उरुमकी या वो सब था ना शायद, मेरे को डाउट है, हम श्योर नहीं है। कासगर ही है। अच्छा एक बार हम चेक कर ले रहे, एक मिनट। मेरे ख्याल से काशगर वेस्टर्न साइड में था जो पाकिस्तान को उधर से जोड़ रहा था, नहीं ग्वादर से काशगर जा रहा था कुछ। तो काशगर तो शिनजियांग प्रोविंस में ही है। एक सेकंड, हम फिर भी एक बार चेक। पर ग्वादर से काश ग्वादर तो वो तो पोर्ट है, वो है इसमें क्या बोलते हैं इसका। अच्छा हम श्योर नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये तुम सही बोली। एक्चुअली काशगर जो जगह है वो सिंजियांग प्रोविंस में है, ये सही बोली रारती तुम। ये जो काशगर जो जगह है वो सिंजियांग प्रोविंस में है, लेकिन ये जो इसका कैपिटल नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन सिंजियांग प्रोविंस में है काशगर। हम गलत बोले, सिंजियांग प्रोविंस में है काशगर। और काशगर से ग्वादर जो था वो काशगर से ग्वादर सीपीईसी जो गुजर रहा था। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड। ये सिंजियांग प्रोविंस में है काशगर। ठीक है, इसका वो उरुमुची करके कोई कैपिटल है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हम अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। जो काशगर है ये हम लोग काशगर का नाम सुने थे इसलिए हम काशगर का नाम लिए, क्योंकि हम लोग सीपीईसी जो पढ़े थे वो ग्वादर टू काशगर, तो वो सिंजियांग प्रोविंस का नाम आया था। और सिंजियांग प्रोविंस में एक यूगुर कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसीलिए हम वो काशगर का नाम लिए थे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। ये ठीक कर लोगे, वो काशगर सिंजियांग प्रोविंस में है। ठीक है, ओके आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पाकिस्तान और चाइना। तो इसका न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान और चाइना जो रिलीजियस फ्रीडम है वो उसको वायलेट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, इरिट्रिया, ये इसमें कुछ बोलने का नहीं है। इसमें कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो। यूएस कुछ डेजिग्नेटेड ग्रुप है, अल शबाब, अल कायदा, बोको हराम। ये सारे लोग ना, ये याद कर लोगे कि ये कौन कौन सा ये है, मतलब कहाँ कहाँ है। जैसे अल शबाब याद करो, अल शबाब कहाँ पे है, अभी जस्ट नाम लिए थे हम। अल शबाब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सोमालिया में ना। सोमालिया में। अल कायदा, बोको हराम, वो सब याद कर लोगे। फिर एक हयात तहरीर अल शाम है, इसका भी नाम हम लोग सुने थे कब, वो सीरिया जो सीरिया में जो मिलिटेंट ग्रुप्स था उसमें एक ये था जो तहरीर अल शाम भी इसका नाम था। तो ये जस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स है, ये खुद पढ़ के तुम लोग समझ लोगे, इसमें और कुछ भी नहीं है जो बताया जा सके। अच्छा, ये माइक्रोवेव एनर्जी लाइकली मेड यूएस ऑफिशियल इल, ये वाला पहले भी न्यूज आया है। तो माइक्रोवेव का क्या है, माइक्रोवेव एज रेडिएशन एज अ वेपन यूज किया जा रहा, मतलब बोला गया था कि एज अ वेपन यूज किया गया। क्यों, क्योंकि वहां पे जो जैसे कि ये शायद चाइना और जब गलवान वैली में जो हुआ था तो उस समय ये हुआ था कि माइक्रोवेव रेडिएशन यूज किया था, ताकि वहाँ के जो मिलिट्री है उनको इल कर, मतलब उन लोगों को अनईजी फील हो और उन लोगों का तबीयत खराब हो जाए, और ताकि उन लोगों से वहाँ से हट जाए। तो अमेरिका भी ये क्लेम कर रहा है कि मेरे भी डिप्लोमेट्स जो क्यूबा और चाइना में थे वो भी शायद इसी वजह से बीमार पड़ के और उन लोगों को वापस बुलाया, मतलब उन लोग बीमार पड़ गए थे और इसीलिए उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे रहने में। तो ये न्यूज़ आया हुआ है। ये हम लोग का चाइना को भी लेकर के भी न्यूज़ पहले था, और अभी आया हुआ है कि अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि इस हम लोग के साथ भी शायद यही हुआ था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था क्यों हो रहा है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि शायद उस समय भी माइक्रोवेव यूज किया गया था हम लोग के जो ऑफिशियल्स है उन पे। तो वो डेटा दिया हुआ है कि कब लेट 2016 और मई 2018 में जो यूएस और कनाडियन डिप्लोमेट्स जो थे वो क्यूबा में गए थे, हवाना में। तो वो भी ये कंप्लेन कर रहे थे कि हम लोग को भी बहुत अनईजी और डिजीनेस, वॉमिटिंग, ये सब होने लगा था, प्रेशर, फिर
मतलब सोचने में, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने लगा था। तो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है वो वहां भी माइक्रोवेव यूज किया होगा एज अ वेपन। ठीक है, वही न्यूज था। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ब्रेक्जिट। तो अच्छा, ब्रेक्जिट से रिलेटेड कुछ डेटा पूछ लें। अच्छा, ब्रेक्जिट से निकलने के लिए कौन सा ट्रीटी था, मतलब ट्रीटी आर्टिकल कुछ भी? कोई भी? सिर्फ आरती, बाकी लोग? कोई नहीं? ठीक है आरती, बोलो। लिस्बन ट्रीटी था। लिस्बन ट्रीटी। अच्छा, बाकी लोग बताओ, लिस्बन किसका कैपिटल है? ये सब सर इतना बार रिपीट करवा दिए कि अभी तक तो लर्न हो जाना चाहिए। कोई नहीं? हाँ दीपक बोलो। पोर्टुगल का, पोर्टुगल। ठीक है, तो लिस्बन ट्रीटी था। लिस्बन ट्रीटी, तो लिस्बन ट्रीटी का क्या, कौन सा आर्टिकल से निकलना था बाहर ब्रिटेन को? हाँ दीपक बोलो। आर्टिकल 50। हाँ, आर्टिकल 50। अच्छा ठीक है, जब इतना पढ़े हो तो ये भी बता दो कि आर्टिकल 50 में नहीं, ये कितना। हम गैस मारे। अच्छा, इतना अच्छा गैस। ये आर्टिकल 50। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आर्टिकल 50 तो है। अच्छा, कोई और बताओ कि ये कितना का टाइम था कि आर्टिकल 50 ट्रिगर करने का कितना दिन बाद वो ब्रिटेन एग्जिट कर जाता? अच्छा, ब्रेक्जिट याद है ना, ब्रिटेन एग्जिट कहाँ से? हाँ आरती बोलो। ट्रिगर होने के 1 साल बाद, 1 साल में मतलब। 1 साल नहीं, 2 साल बाद। ठीक है, 2 साल। 2 अच्छा। इयर्स लगेगा, मतलब मतलब ये 2 साल का टाइम था, तो उसमें वो बाहर निकल जाना था उसको। तो अभी हम लोग को बहुत सारा ब्रेक्जिट का तो बहुत सारा न्यूज आ गया। अभी जो न्यूज आया है, अच्छा ब्रिटेन, ब्रिटेन जो इससे ईयू से निकला तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो लास्ट लास्ट तक हम लोग देखे थे वो कौन सा था, जो सबसे कंटेंशियस इशू था, जो कि नहीं सॉल्व हो रहा था? कोई भी? हम हिंट दे रहे हैं कि ये मतलब अगर देखे तो थोड़ा अगर हिंट दे तो ये रिलेटेड था कुछ बॉर्डर को लेकर के। कोई नहीं? मैम हाँ पूजा बोलो। मैम ये नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो नॉर्दर्न आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ये यूके में है, तो वो उसके ऊपर मतलब उसको भी मतलब फोर्सफुली मतलब निकाला जा रहा है। वो ईयू के साथ मतलब सारा मतलब जो भी ट्रेड वगैरह है वो जारी रखना चाहता है, लेकिन लेकिन बाकी का जो है वो यूके का हिस्सा वो मतलब कि उसको तो वैसे ही कुछ बॉर्डर के साथ अच्छा ठीक कम है, वो अनिमेश अभी हम आगे पूछते हैं। अनिमेश कुछ बोलो। आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को लेके चक्कर है। नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है और यूके चाह रहा है कि हार्ड ब्रेक्जिट किया जाए, हार्ड एग्जिट हो। तो आयरलैंड के साथ तो वो सॉफ्ट बॉर्डर रखता है, तो कैसे करके करेगा, उसी के चलते ये फंसा हुआ है मामला। हाँ, फंसा हुआ था। तो ये, हाँ ठीक है, अभी आ गया वो सॉफ्ट एग्जिट और वो हार्ड एग्जिट वाला था, बैकस्टॉप वाला जो एक न्यूज़ था, मतलब ये पहले का है। तो अभी जो ब्रेक्जिट का
जो डील जो हुआ है फाइनलाइज जो बोल रहे हैं, जो 1 जनवरी के बाद जो बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, मतलब 31 दिसंबर लास्ट था, अब क्या है कि अब है हमारा 1 जनवरी से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो अब क्या क्या चेंज होने वाला है तो वो देख लेते हैं कि 31 जनवरी से बहुत कुछ चेंज होगा। एक तो सेपरेट मार्केट हो गया, सेपरेट मार्केट EU और UK का मार्केट अलग अलग हो गया, ठीक है। अब उन लोगों का क्या है, पहले जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एंड सर्विसेज जो होता था वो 1 जनवरी से सब बंद, ठीक है। अब 2 सेपरेट मार्केट हो गए, डिस्टिंक्ट रेगुलेशंस हो गए। अच्छा, पहले उन लोग का जो मार्केट था, ऑब्वियस सा बात है, कुछ कुछ जो बात है हम बोलते जा रहे हैं, जो लोगों का जो मार्केट था या कुछ भी एग्रीमेंट था वो EU लॉ से रेगुलेट होता था, ठीक है। अब वो इंटरनेशनल लॉ से रेगुलेट होंगे। फिर उसके बाद क्या है, कुछ चेंजेस हुए हैं। UK और EU दोनों अभी क्या किया है कि कुछ टैरिफ लिबरलाइजेशन किया है, कि अभी एक होता है नो टैरिफ्स, ठीक है, और एक होता है जीरो कोटाज। तो अभी उन लोग ये किए हैं नो टैरिफ्स और जीरो कोटाज वाला, मतलब एज अ ट्रेडिंग पार्टनर। तो नो टैरिफ क्या होता है कि अगर कोई भी कितना जैसे गुड्स पे अगर बॉर्डर चेंज हो, जैसे EU से UK में जाए या UK से EU में जाए, तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये जीरो कोटा का मतलब कितना सामान जाएगा और मतलब उसका क्वांटिटी पे कोई बार नहीं है, मतलब कितना भी सामान जाएगा और कितना भी सामान आएगा, तो ये जीरो कोटा। तो ये बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम है कि EU एग्री किया है जीरो कोटा और जीरो टैरिफ, ठीक है, और विथ ट्रेडिंग पार्टनर। और ये विदाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर ऐसा अगर नहीं होता तो ये क्या होता है कि जो भी बिजनेस थे वो उनको बहुत मतलब टैक्स भी पे करना पड़ता, और जिससे क्या होता कि कॉस्ट बढ़ जाता, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा ही चल रहा है। अब आ जाते हैं पहले तो ट्रेड में बोल ही दिए कि कोई बैरियर नहीं था, वो सब कुछ फ्री था। अब आ जाते हैं लेकर के EU और UK का जो एंट्री वीजा को लेकर के। तो एंट्री वीजा में चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है, पहले था कि पहले का तो सब चीज फ्री था, ये इसलिए हम पहले का बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अब जो वीजा तो फ्री है, मतलब अभी भी वीजा फ्री एंट्री मिलेगा, लेकिन अब क्या है, अगर UK का कोई EU में जा रहा है तो अब या जो भी वाइस वर्सा हम बोल रहे हैं, अभी वाइस वर्सा बोल रहे हैं, कुछ जो डील है वो पर्टिकुलर है। हमें अभी जब तक वाइस वर्सा बोल रहे हैं तब दोनों के लिए सोच लो, ठीक है, EU का UK में जाए या UK का EU में जाए। तो अभी क्या है, ये बोला जा रहा है कि वीजा फ्री एंट्री तो है, लेकिन सब्जेक्ट टू स्क्रीनिंग, और उन लोग बायोमेट्रिक पासपोर्ट यूज नहीं कर पाएंगे। बायोमेट्रिक मतलब डिजिटल पासपोर्ट, जैसे उन लोग गए बायोमेट्रिक दिए, उन लोग का पासपोर्ट ऑलरेडी डिजिटल पासपोर्ट है, वो हो गया, तो वो यूज नहीं कर पाएंगे। और ये तो कुछ कुछ पहले ही आ गया है ये सब लाइन, लेकिन ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, जो सॉवरेनिटी ओवर फिशिंग वाटर। फिर आगे और क्या लगेगा, तो पीपल जो EU कंट्रीज में जो जाएंगे और ये AK का जो भी EU में जाएंगे, तो उसमें रोमिंग चार्जेस लगेगा, मतलब जो भी नेटवर्क ऑपरेटर्स है उन लोग, अब उन लोगों के हिसाब से रोमिंग चार्जेस लगेगा जनवरी 1 के बाद, ठीक है। और फिर क्या कि जो भी जैसे कि ब्रिटेन में जो ट्रैवलर्स गए उन पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, मतलब कहीं भी फ्रीली नहीं घूम सकते वो आएंगे तो उन पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, मतलब किस जगह जाना है किस जगह नहीं जाना है। और ये हम पहले ही बोल दिए कि इंटरनेशनल लॉ उन पे होगा, EU का लॉ नहीं चलेगा। और क्या है, तो अब लॉ नहीं चलेगा तो दैट मीन्स क्या है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी अब रोल नहीं है UK का इस पे, मतलब उस जुरिस्डिक्शन। और अब इंटरनेशनल मतलब जो ICJ होगा उसका जुरिस्डिक्शन होगा। अच्छा, ये ब्रेक्जिट का कुछ स्टार्टिंग दिया हुआ है, उससे पहले हम उसका डील के बारे में थोड़ा और बोल दें। हम आएंगे उसका डिटेल में, लेकिन उससे पहले और डील जो है क्या क्या चेंजेस हुआ है। अच्छा, अब फिशिंग से लेकर के जो क्या हुआ है, फिशिंग का जो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कंट्री में
होता है जैसे कंट्री के साथ जो भी वाटर सटा हुआ है, वाटर बॉडीज, तो अगर सी का है तो हम लोग का टेरिटोरियल वाटर होता है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो कोई बताएगा टेरिटोरियल वाटर कितना दूर तक होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना दूर तक होता है? हाँ तूफा बोलो। नॉटिकल माइल्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक फिर से रिपीट करो तूफा, नहीं सुनाई दिया। माइल्स एंड एक्सक्लूसिव। अच्छा, वॉइस तुम्हारा क्रैक कर रहा है, या तो मैसेज कर दो या फिर कोई और ट्राई करेगा। हाँ दीपक बोलो। अच्छा दीपक रुको, पूजा बोलो। 12 नहीं नॉटिकल। नहीं वेट, दीपक वेट, पूजा बोलो। मैम वो EEZ जो होता है वो कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल होता है। और टेरिटोरियल हाँ, वाटर? ये 12 नॉटिकल माइल्स। हाँ ये ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसको बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि वहां पे जो भी मिनरल्स या कुछ भी रिसोर्सेज होंगे उस पे उस कंट्री का वो कंट्री उसको निकालने का अधिकार उसको होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। तो ये फिशिंग को लेकर के जो डील हुआ है, तो उसमें हुआ है क्या कि फिशिंग को लेके कहाँ पे, तो इंग्लिश चैनल में जो फिशिंग का है, तो ये यूके। हाँ बोलो। हाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना बोले? 200 नॉटिकल माइल्स, ओके। ठीक है। और टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश चैनल में जो फिशिंग है उसमें यूके और ईयू दोनों का ही इकोनॉमी डिपेंडेंट है कुछ हद तक। तो इसमें क्या है, ये बोला गया है कि अच्छा, वो तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो पहले ईयू का था तो सारे लोग उसमें जाके फिशिंग करते थे। और ब्रिटिश का जो वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ फिशेस होते थे, तो वो सारे लोग लेके जाते थे और उसमें कोई कोटा नहीं होता था, वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन अभी तो अब अलग हो गया है। तो अभी सिस्टम ये बनाया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि जो फिशिंग रिसोर्सेज है ये नॉन यू जो कोस्टल कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे, उन लोगों को जैसे जितना वाटर शेयर करते हैं उस हिसाब से ब्लॉक्स मिले, तो जैसे इसको बोलते हैं जोनल अटैचमेंट। तो इसमें बोला गया कि जो भी वो वाटर है वो उन लोगों का मतलब अग्रीमेंट से वो कुछ कुछ अपना एरिया ले ले। लेकिन फिर इसमें डील ऐसा हुआ है कि यूके को ही फिशिंग वो मिलेगा वो सारा, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड है 5 इयर्स तक का। तो 5 इयर्स तक का सब कोई यूरोपियन बोट्स भी वहां पे जाकर के फिशिंग कर पाएंगे। तो यही था फिशिंग को लेकर के न्यूज। अब आते हैं, हम पहले डील के बारे में बोल दे रहे क्या क्या डील हुआ है। अब यूरोपियन का पेट पासपोर्ट को लेके कुछ डील है। पहले क्या था कि जो पेट पासपोर्ट था कि पेट के लिए भी पासपोर्ट बनता था, तो वो जो पेट ट्रैवल स्कीम था तो अपना पेट को लेके जा सकते। अच्छा एक सेकेंड वेट करो। हाँ तो पेट पासपोर्ट को लेके क्या न्यूज़ है कि अगर जो पेट पासपोर्ट था तो वो बना लेने के बाद लेके जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब ईयू तो हो गया 27 मेंबर ब्लॉक। तो ईयू क्या किया है, वो ईयू जो परमिशन देता है पेट पासपोर्ट जो देता है उसके लिए जो एक नियम है, तो उसमें दो ग्रुप है। तो एक है लिस्टेड ग्रुप, मतलब लिस्टेड स्टेटस, ठीक है। और जिसमें कि और एक
जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब 2 सिस्टम बना के रखा हुआ है। तो हम ऐसे ही रफली, वो तुम लोग डिटेल में पढ़ लेना, हम ऐसे ही जस्ट उसका समरी टाइप से बता दे रहे हैं कि उसमें क्या है कि जो पार्ट 1 है उसमें जो ईयू मेंबर स्टेट है वो आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि उनको कुछ नहीं करना है, बस मतलब उन लिस्टेड स्टेटस में वेटरन जो भी सिस्टम है वो लोग चेक करवाएं और पासपोर्ट बना लिए तो सब ठीक है। एक होता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है कि उसमें क्या है कि उनको टेम्पररी हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जब भी वो ईयू स्टेट में मतलब ईयू कंट्री में वो एंटर करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री को ऐसे ही है। अब आ जाते हैं ब्रिटेन, तो नॉन ईयू कंट्री हो गया। तो अब ब्रिटेन के साथ क्या है, अच्छा एक और बात हम बता दें यहीं पे, हम वो आगे नहीं बोले लेकिन अभी बताना पड़ेगा कि जो ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, अभी भी जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो ईयू का पार्ट है। ठीक है, यही हुआ है डील, जो नॉर्दर्न आयरलैंड वो ईयू का पार्ट है। तो अब पेट से रिलेटेड बता दें, तो पेट में क्या है, अब यूके तो चाह रहा था कि जो पेट ट्रैवल स्कीम जो है उसमें हमको जैसे ईयू कंट्रीज को है वैसा ही हमको मतलब वैसा ही मिले फैसिलिटीज, लेकिन वो क्या है उसको पार्ट 2 में रख दिया है। मतलब क्या है कि ब्रिटेन, जो इंग्लैंड, वेल्स और जो स्कॉटलैंड है, ये जो पार्ट है, ये लोग जब भी ईयू का कोई भी कंट्री में विजिट करेंगे, ठीक है, इवन जो नॉर्दर्न आयरलैंड भी जाएंगे, तो इन लोगों को क्या करना होगा, उनको अपना एंटर करने से पहले पेट का वो पूरा चेकअप कराना पड़ेगा। उसके बाद और एक सर्टिफिकेट लिया जाता है जो कि मतलब वो डॉग को ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है, एक टेपवर्म मतलब अगेंस्ट टेपवर्म, तो वो भी करवाना पड़ेगा, तब उनको एंट्री मिलेगा। ठीक है, और लेकिन यूके क्या किया है, यूके जो ईयू कंट्री से जो भी लोग जो भी आ रहे हैं, तो उनको जैसे पहले ट्रीट करता था वैसे ही ट्रीट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया कि पहले जैसा नॉर्म्स था कि हाँ पेट आप जस्ट पेट वीजा बना लीजिए और फिर उसके बाद आप आ सकते हैं, पेट पासपोर्ट बना लीजिए और आप आ सकते हैं। तो यूके में अभी भी वही है कि आप अगर यूके कंट्री से आ रहे हैं तो आप अपना पेट लेके आ सकते हैं, उसमें कोई भी उसका पहले से हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ट्रैवलिंग के पहले मतलब कोई भी ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन ईयू क्या किया है कि अगर यूके से आप आ रहे हैं अदर देन नॉर्दर्न आयरलैंड, अगर आप ये 3 जगह जैसे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इस जगह से आ रहे हैं, इवन ब्रिटेन का कुछ और भी पार्ट है जैसे इजले ऑफ मैन और जो भी चैनल आर्किपेलागो जो है, चैनल आइलैंड्स है, वहां से भी अगर आप आ रहे हैं तो भी आपको वो सारा जो नियम है जो पार्ट 2 में है, दैट इज कि हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कुछ कुछ जो एग्रीमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं जो उसका डिटेल है कि ब्रेग्जिट होने से पहले कैसे कैसे क्या क्या था। तो ब्रेग्जिट जब स्टार्ट हुआ था कि ब्रेग्जिट होना है, तो ये मतलब फर्स्ट पब्लिक वोट कब हुआ था, तो 23 जून 2016, जिसमें 52% जो वोटर्स है वो चूज किए थे कि हम ईयू से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो उस समय कौन थे, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून। अच्छा, डेविड कैमरून उसी समय रिजाइन कर दिए। तो क्यों रिजाइन कर दिए, क्योंकि डेविड कैमरून वो चाहते थे कि वो मतलब उनको ऐसा ये था कि वो ईयू में रहना चाहते थे, इसीलिए उस समय रिजाइन किए। और फिर उसके बाद थेरेसा मे आई और थेरेसा में फिर ब्रेग्जिट ट्रिगर हुआ कि ब्रेग्जिट हो जाएगा 29 मार्च 2019। ठीक है, तो ये आर्टिकल 50 लिस्बन ट्रीटी का है, ये ट्रिगर हुआ। लेकिन 29 मई का डेडलाइन 2 बार डिले भी हुआ और जो एमपीज थे वो रिजेक्ट कर दिए विड्रॉल डील। क्यों, क्योंकि वो याद रखो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो सॉफ्ट बॉर्डर और वो सारा डील हमेशा वो रिजेक्ट हो जा रहा था। तो फिर थर्ड टाइम फिर रिजेक्ट हुआ, तो थेरेसा में रिजाइन कर दी, अब आ गए बोरिस जॉनसन। तो फिर उसके बाद ये आयरिश बैकस्टॉप हो गया। और नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, अभी जो कि यूके का पार्ट है, लेकिन
वो अभी भी ईयू के अंदर है, ठीक है, मतलब ईयू में वो एज अ ईयू ट्रीट हो रहा है। मतलब ये देखो ईयू के नॉर्दर्न आयरलैंड ईयू सिंगल मार्केट का पार्ट अभी भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो आगे है, कुछ कुछ है, बस वो तो हो गया। अब ये जस्ट उसका क्रक्स दिया हुआ है कि हाँ कितना क्या लॉस होगा। तो अब क्या है कि जीडीपी का 4% लॉस यूके को होगा ओवर 15 ईयर्स, और बिना एग्रीमेंट का अगर करता तो, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता तो 6% का लॉस होता। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे है, ये तुम लोग पढ़ लेना। फिशरीज से रिलेटेड ये है, फिर कब से मेंबरशिप हुआ वो सब ये डिटेल है। अब आ जाते हैं, ये है फ्रांस का न्यूज़। तो फ्रांस का, अच्छा फ्रांस का क्या है ना, फ्रांस एक लॉ लाया, मतलब ड्राफ्ट लॉ लाया है, वो इस्लामिज्म से रिलेटेड। तो क्या है, ये जो है रेडिकल इस्लामिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसमें करेगा क्या, अच्छा ये आया ही क्यों, क्योंकि याद करो अभी कुछ रिसेंटली हुआ था ना फ्रांस में, किसी का मर्डर। हाँ निमेश बोलो। एक टीचर चार्ली हेब्दो का कैरिकेचर्स दिखाया था क्लास में, जिसके चलते कोई हर्ट हो गया और उस बिहेड कर दिया उसको। सैमुअल पैटी, वही नाम था शायद, सैमुअल पैटी, यस। तो इसके लिए वो वहाँ पे लॉ प्रपोज हुआ है, जिसका एम क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या करेगा, जो भी एजुकेशन मतलब स्कूल है, उसमें जो भी मुस्लिम चिल्ड्रन है उनको ये देखा जाए कि वो ड्रॉप आउट ना हो, मतलब स्कूल ना छोड़े। स्ट्रिक्टर कंट्रोल रखा जाएगा मॉस्क पे, जो कि उनके प्रीचर्स है उन पे, और जो भी हेट कैंपेन्स ऑनलाइन चल रहे हैं उन पे रूल्स बनाया जाएगा, और लॉ बनाया जाएगा, जैसे कि फ्रेंच मॉस्क है उसके उस पे सर्विलेंस बढ़ जाएगा, उनका एक्टिविटीज पे सर्विलेंस बढ़ जाएगा, प्लस उनका फाइनेंसिंग को देखा जाएगा। तो ये सारा कुछ किया जाएगा। और क्या है कि जो भी सिंबल, ठीक है, यूज करते हैं, तो जो कॉन्स्पिक्यूअस सिंबल है, मतलब जो अलग से ही दिख जाते हैं, जैसे क्रूसीफिक्स और हिजाब, वो सब जो है, तो वो सब को बोला गया है कि वो बैन होगा, मतलब स्टेट में डिस्प्लेइंग रिलीजियस सिंबल विल बी बैंड। और क्या है, ये पहले क्या था ना, पहले ये गवर्नमेंट बॉडीज, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज थे उन पे ऑलरेडी ये था, ठीक है, जो पब्लिक सर्विसेज में थे। अब ये क्या है, अब ये प्राइवेट को भी लागू होगा, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट, जो कि बियॉन्ड, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है उन लोगों पे भी ये लागू होने लगेगा, ठीक है। फिर अब कुछ कुछ रूल्स है, जो वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स जो डॉक्टर्स देते हैं तो उन पे बैन होगा, ये सब मतलब जो इस्लाम, जो कट्टर जो इस्लाम का जो बताते हैं कि हाँ ये है, तो उसके अगेंस्ट में ये लॉ बन रहा है। मैम, हाँ हाँ बोलो। ऊपर क्रूसिफिक्स लिखा हुआ था, वो क्या, वो तो क्रिश्चियन का है ना, जहाँ तक मेरे को पता हाँ है। तो जैसे कि उसको पकड़ के चल, मतलब जैसे उसको एज अ सिंबल यूज करना, तो उसको मतलब नहीं करना है। जैसे हम लोग याद करो, जैसे हम लोग क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू का क्या है सिंबल, जैसे कि हम क्रॉस को लेकर के जैसे गला में लटका के घूम रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब जैसे वो मोर ओवर टूवर्ड्स सेक्युलरिज्म, मतलब ये लॉ मोर ओवर टूवर्ड्स सेक्युलरिज्म, मतलब कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी लेके नहीं घूमना है। जैसे बड़ा सा तिलक जैसे हम लोग था ना, तो वो तिलक उलक का तो नाम नहीं बोला है, जस्ट क्रूसीफिक्स और हिजाब का नाम बोला है कि हिजाब नहीं पहनना है और ये क्रूसीफिक्स नहीं यूज करना है। ओके। क्लियर हुआ? और हाँ हाँ, ठीक है, आगे ये लोग ये पढ़ लेना कि ये मतलब बोल रहे हैं कि ये इस्लामिक रिलीजन का जो भी इस्लामिज्म है उसके उसको दूर कर रहा है, ठीक है, मतलब जैसे कट्टरता है उसको दूर करने के लिए।
ठीक है। अच्छा, और ये भी याद कर लेना कि इसके अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन है ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। ये तो छोटा छोटा, अभी तुम लोग का रेलवे का एग्जाम भी है। हाँ निमेश बोलो। मैक्रोन। मैक्रोन प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट है वो, हम्म तो याद नहीं। ये जीन्स कैस्टिक्स है, ठीक है। ये सब याद कर लोगे। फिर ऊपर से ये भी है, उनका पार्टी का नाम क्या है, LREM, तो ये सब याद कर लोगे, रिपब्लिक एन मार्से। ठीक है, आगे एक घाना का, हाँ घाना का एक न्यूज़ है। तो घाना का प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अडो, ठीक है। वो सेकेंड टर्म जीते हैं। तो सेकेंड टर्म जीते हैं, तो घाना में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, लेकिन फिर भी वो जीते। क्यों जीते? मतलब एक तो पेंडेमिक के कारण वो, मतलब पेंडेमिक के कारण नहीं जीते। मतलब क्या है ना कि उनपे बहुत सारा उनपे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का बहुत सारा आरोप था। लेकिन मतलब बहुत सारा कैंपेन भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जीते। क्यों? क्योंकि एक तो पेंडेमिक था, और घाना का एक जगह है जो कि टोगोलैंड, वेस्टर्न टोगोलैंड। रुको मैप दिखा पाएंगे तो, मैप है यहाँ पे, ये देखो ये वाला जगह दिख रहा है सबको। घाना का ये वाला जगह टोगोलैंड, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप है टोगोलैंड। ये घाना है, यहाँ पे एक टोगोलैंड है। तो यहाँ पे वो सेपरेटिस्ट ग्रुप मतलब इंडिपेंडेंस वो कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये जो है जनरल इलेक्शन जीत गए। और फिर उसके बाद कुछ कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है कि घाना में मिलिट्री रूल था, जो कि 1992 में ख़त्म हुआ। उस समय फिर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्वामे नक्रुमा, तो ये बहुत सारा काम किए। तो ये तुम लोग पढ़ लेना। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है थोड़ा सा, इजराइल मोरक्को डील। अच्छा, इजराइल से अभी बहुत सारा अरब कंट्रीज डील कर रहा है, तो बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा पीछे का पूछेंगे। इजराइल के साथ अभी रिसेंटली एक डील कोई कंट्री किया था, जो बहुत न्यूज में था। कौन किया था, कोई बताओ। बोलो। अच्छा एक सेकंड, पहले हैंड देख ले कौन कौन रेस मैम पूछा, रेस वो की। बोलो। मैम वो यूएई और जो बहरीन, वो अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड किसके किसके बीच हुआ था? यूएई और बहरीन। इसमें ये बोल सकते बहरीन नहीं, वो इजराइल और यूएई मतलब मेन थे, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स तो था ही, लेकिन बेसिकली यूएई और इजराइल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इजराइल से अभी कर रहे हैं, तो मोरक्को भी डील किया है अभी। तो मोरक्को को एक फायदा हो गया है, सीधा सीधा। क्या फायदा हो गया है? मोरक्को, अच्छा मोरक्को और ये जो लीबिया, ये सब जो जगह था ना, ये, अच्छा थोड़ा सा पहले का बताएं। अच्छा, ये पहले तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मोरक्को फोर्थ अरब कंट्री बना जो कि इजराइल से वो डील किया, मतलब एग्रीमेंट किया। और इससे पहले यूएई किया, बहरीन किया, सूडान किया, और अब तो मोरक्को। तो मोरक्को को इसके साथ सीधा सीधा फायदा हो गया है। क्या सीधा सीधा फायदा हुआ है कि मोरक्को में मोरक्को क्या बोलता है कि ये जो वेस्टर्न सहारन है, सहारा है, वेस्टर्न सहारा, यहाँ पे देखो दिख रहा है वेस्टर्न सहारा। इस पे उसका क्लेम है कि हाँ ये मेरा पार्ट है, वेस्टर्न सहारा जो पार्ट है। तो ये जो मोरक्को और लीबिया, ये सब जो जगह था, ये क्या था ना कि ये स्पेनिश कॉलोनी था, ठीक है। तो स्पेनिश कॉलोनी था ये, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब। और वहाँ पे ना एक
ट्राइब रहता था जिसका नाम है सहरावी, ठीक है। तो सहरावी जो था वो एक इंसर्जेंसी ग्रुप था, मतलब फिर ग्रुप बना लिया स्पेनिश रूल के अगेंस्ट, और वो वेस्टर्न सहारा में मतलब बहुत ज्यादा वो एक्टिव था। तो वो एक फ्रंट बनाया जिसका नाम था मतलब पोलिसारियो फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, पोलिसारियो फ्रंट। तो जब स्पेन जब ये छोड़ा ये जगह को, तो मोरक्को बोला कि ये मेरा क्लेम है, ठीक है। लेकिन पोलिसारियो फ्रंट अभी भी है, जिसको जो अल्जीरिया है वो उसको मतलब पीछे से सपोर्ट करता है कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। तो लेकिन अभी क्या किया है, यूएस बोला है कि नहीं, ये जो वेस्टर्न सहारा जो जगह है ये मोरक्को का है। क्यों बोल दिया, क्योंकि वो मोरक्को इजराइल से डील किया, इसीलिए। तो इसमें फिर आ रहा है न्यूज़ कि ये खराब बात हुआ, क्योंकि जो पोलिसारियो फ्रंट है वो बहुत दिन से ये था कि ये इसका है, और ऐसे ऐसे मतलब बोल देने से और भी उन लोग में मतलब जैसे वॉर का टेंडेंसी बढ़ेगा। इसमें डिटेल भी है कि उन लोग ऑलरेडी वॉर में थे, लेकिन 1979 में वो एक ट्रीटी हुआ जो कि जिसके कारण वो जो वॉर था वो थम गया था। लेकिन बोल रहे हैं कि ये बोलने से फिर से लोगों का अच्छा एक सेकेंड, नहीं, मोरिंतियाने भी एक जगह, निया भी एक क्लेमेंट था उसका, और मोरक्को भी था। ये दोनों एक साइड थे और पोलिसारियो दूसरे साइड। तो 1979 में तो एक पीस ट्रीटी हो गया, लेकिन 1991 में जाकर के सीज फायर हुआ, जो कि अब बोला गया कि 1991 में ये बोला गया कि यहाँ पे एक रेफरेंडम होगा वेस्टर्न सहारा में, और फिर उसके बाद ये बोला जाएगा कि वो किसका मतलब किसका पार्ट है। तो अब ये तो बोल दिया गया कि हाँ ये मोरक्को का पार्ट है, तो बोला जा रहा है कि ये जो बात की रेफरेंडम होगा वो भी चला गया, और इससे क्या होगा कि जो पोलिसारियो फ्रंट है उन लोग फिर से वो वॉर की तरफ वो होंगे, और फिर से वो मतलब इंसर्जेंसी वहां बढ़ेगा। तो इसी को लेके यहाँ पे न्यूज़ था। तो याद रखोगे, मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया ये सब किसका कॉलोनी था, स्पेन का था। और अभी डिस्प्यूट किसको लेकर के था, तो वेस्टर्न सहारा को लेकर के, जिसका क्लेमेंट कौन कौन था, पहले तो मोरितानिया एक जगह जो कंट्री है वो, और मोरक्को, और जो पोलिसारियो ग्रुप है, जो पोलिसारियो फ्रंट है, जिस जो कौन सा ट्राइब का है, तो ये है सहरावी ट्राइब का। तो उन लोग क्लेम कर रहे थे। तो अभी भी पोलिसारियो फ्रंट, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, तो उसको सपोर्ट कर रहा है अल्जीरिया, ठीक है। बाकी तो डिटेल्स इसमें है ही, वो तुम लोग पढ़ लोगे। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन ऑफ मोरक्कोस क्लेम, पोलिसारियो सेड इट वुड बी फाइटिंग अंटिल मोरक्कन ट्रूप्स आर फोर्स्ड टू विथड्रॉ। मतलब पोलिसारियो बोल रहा है कि वो लोग ये जब तक मोरक्कन ट्रूप्स वहां से पूरी तरह से हट नहीं जाए तब तक वो लोग वो क्लेम करते ही रहेंगे। और फिर बहुत सारा लोग ये भी बोल रहे, रशिया ये बोल रहा है, कंडेम किया है यूएस को कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। तो ये सब तुम लोग पढ़ लेना। बाकी जो डिटेल है, जो मेन क्रक्स था वो हम बता दिए। अच्छा, ये एक हिस्ट्री है अरब स्प्रिंग का। तो अरब स्प्रिंग हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। तो अरब स्प्रिंग क्या है ना, कि ये दिया हुआ है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो अरब स्प्रिंग कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कि कोई गेस करेगा? इसका ट्रिगरिंग प्लेस कौन सा था अरब स्प्रिंग का? अच्छा, हमको तो ये देखना पड़ेगा। कोई नहीं, ये था तुनीसिया, ठीक है। अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ है वो तुनीसिया से हुआ है। तो ये बस उसका स्टोरी है कि वहां पे एक जो एक फ्रूट सेलर था, वो अपने आप को जिंदा जला लिया था। क्यों? क्योंकि एक पुलिस वुमन से उसका लड़ाई हो गया था,
और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे ही वो जला तो बहुत सारे लोग अब शुरू हो गए कि जो गवर्नमेंट है और एंटी गवर्नमेंट स्लोगन स्टार्ट हो गया, और फिर वही धीरे धीरे वो एक रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया। और फिर उसके बाद वहाँ का जो मोहम्मद बौजीज फटल, मतलब वो वहाँ का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, किस लिए, तो गवर्नमेंट को हटाओ। और यही धीरे धीरे क्या हुआ कि बाकी जो अरब कंट्रीज है, इजिप्ट और वो सब के अगेंस्ट भी होने लगा। तो ये शुरू हो गया कहाँ, फिर कहाँ कहाँ, लीबिया, सीरिया, बहरीन, यमन। तो यही स्टोरी था कि कहाँ से शुरू हुआ, तो तुनिसिया से शुरू हुआ। तो एक रीजन क्या था, तो एक पुलिस वुमेन थी जिसके साथ वो मतलब एक झगड़ा टाइप का हुआ एक फ्रूट सेलर का, और वो आग लगा लिया, इसके कारण स्टार्ट हो गया। अच्छा, माडुरो, निकोलस माडुरो, तो कहाँ का है निकोलस माडुरो? ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। कोई भी, निकोलस माडुरो कहाँ के हैं? कोई नहीं? अरे, ये तो इतना बार न्यूज पढ़े हो तुम लोग। निकोलस माडुरो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट। तो याद करो, कुछ दिन पहले ही न्यूज आया था कि वो इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो अपोजिशन में मतलब निकोलस माडुरो जीत गए, लेकिन फिर भी अपोजिशन में था जुआन गुआडो। वो क्या किया, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। इवन वो क्या किया कि वो इंटरनेशनली सबसे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, और इवन यूएस, कनाडा जैसा बहुत सारा कंट्री उसको सपोर्ट भी किया, और उसको बोला कि हाँ, जुआन गुआडो ही प्रेसिडेंट है। लेकिन बाद में फिर से अभी देख मतलब वहाँ का, लेकिन जो वेनेजुएला का जुडिशियरी और मिलिट्री, वो निकोलस माडुरो के फेवर में था, उसके प्रति लॉयल था। और फिर अभी इलेक्शन हुआ, और जिसमें कि निकोलस माडुरो का सोशलिस्ट पार्टी और उसका अलाई 67% वोट से जीता। और जो भी जैसे कि जो गुआडो का था, मेन राइट विंग ऑपोजिशन ब्लॉक जो था, वो बॉयकॉट किया इलेक्शन को। तो उसका बोलना ये है कि वो इलेक्शन को इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि 31, मतलब ये सब डिटेल है, 31% रजिस्टर्ड वोट ही वोट किए थे, इसीलिए इलेक्शन को नहीं मानता है। लेकिन बोलते हैं कि निकोलस माडुरो को ही अभी प्रेसिडेंट वहाँ बोला गया, जबकि निकोलस माडुरो के टाइम में याद करो बहुत सारा मतलब से महंगाई बहुत बढ़ गया था, वो बहुत क्राइसिस हो गया था। क्यों? क्योंकि ऑयल का दाम बहुत गिर गया था। फिर मेडिसिन शॉर्टेजेस हुआ था, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, सारे लोग भाग भाग के वो बगल कंट्रीज में जा रहे थे। लेकिन फिर भी अभी जो लेजिटिमेट प्रेसिडेंट है, ये बोला जा रहा है कि निकोलस माडुरो ही है। और बस यही न्यूज़ था। और ये बोला गया कि जुआन गुआडो मतलब हट करके, मतलब नहीं इलेक्शन लड़के, और वो देखा जाए तो माडुरो का जीत में हेल्प ही कर दिए। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़ था ये। अच्छा, एक बहुत अच्छा ये है, हम लोग को भी काश ऐसा मिले। वेनेजुएला का एक शोर है, जो है, क्या नाम है, गुआका। ठीक है, गुआका में है, एक विलेज है। वहाँ पे क्या है ना, एक शोर है जहाँ पे वेनेजुएलन जो फिशिंग विलेज टाइप का है, वो वहाँ पे कुछ लोग गए फिशिंग करने, तो उनको गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरीज बहुत सारा मिला। मतलब एक दिन गए तो कुछ मिले, कुछ लोगों को बहुत मिला। फिर उसके बाद और भी जाकर के सब खोजने लगे, तो बहुत सारा देखा गया कि करीब मतलब उसमें फिर करीब 2000 विलेजेस वो ट्रेजर हंट में लग गए। और बहुत सारा, करीब बोलते हैं कि 1500 डॉलर का करीब गोल्ड मिला है वहां पे, मतलब ज्वेलरीज, गोल्ड ज्वेलरीज। तो ये न्यूज में था, हम लोग को नहीं मिलने वाला है।
और ये क्या है, ये गुआका बीच पे है। तो गुआका बीच कहाँ लोकेटेड है, तो कैरेबियन सी। तो इसका अगर मैप में, अच्छा मैप में देखें तो ये यहाँ पे है, ठीक है, गुआका सी मतलब गुआका बीच, और ये कैरेबियन सी वाला एरिया है। तो इसीलिए बस ये न्यूज़ था। अच्छा, एक है ईरान का न्यूज़। तो ईरान का न्यूज़ क्या है, एक आदमी जिसका नाम है रोहल्ला जैम, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा न्यूज़ है, इसका कुछ कुछ डिटेल भी है जो अच्छा है। ये क्या है, एक जर्नलिस्ट है रोहल्ला जैम। तो इनको एग्जीक्यूट किया गया, मतलब इनको फांसी दे दिया गया। तो इन पे जो मतलब चार्जेस लगा था वो क्या था, करप्शन ऑन अर्थ। तो ये क्या है करप्शन ऑन अर्थ, तो ये चार्ज कब लगाया जाता है, जब कोई आदमी मतलब ईरान में ईरानियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर जासूसी करता है और उसको गवर्नमेंट को गिराने का अगर षड्यंत्र रचता है, तो उस पे ये करप्शन का चार्ज, मतलब इस तरह का करप्शन चार्जेस लगता है। क्या है, करप्शन ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये जो ईरानियन सुप्रीम कोर्ट है इस डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड की है, मतलब जायज बताई है। और फिर उसके बाद मतलब बहुत कंडेम, मतलब बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस एग्जीक्यूशन को। तो लेकिन फिर भी वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोली हाँ ठीक है, और उस पर चार्जेस लगाया करप्शन ऑन अर्थ। तो याद रखो करप्शन ऑन अर्थ क्या, तो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई षड्यंत्र रच के उसको गिराने का कोशिश करे और या तो फिर उस पर जासूसी करे, तो ये चार्जेस लगाया जाता है। तो ये क्या मतलब उनके बारे में दिया हुआ है। तो ये कौन थे, तो ये रोहल्ला जैम जो थे वो एक ऑनलाइन पोजीशन न्यूज़ वेबसाइट चलाते थे जिसका नाम था अमाद न्यूज़। तो उसमें क्या है, उनका एक मैसेजिंग ऐप भी, मतलब जैसे टेलीग्राम ग्रुप भी था, जिसमें कि वो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट में जो भी है वो उसमें बताते थे। अच्छा, 2000 बोलते हैं 2017 का जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, वो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनका ग्रुप का और उनका वेबसाइट का। तो इसीलिए जो है, अच्छा यहाँ पे एक बात क्या है कि अगर जैसे ईरानियन गवर्नमेंट जैसे, एक सेकेंड, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है न्यूज़। अच्छा ठीक है, फिर से हम बोले। तो ये क्या है ना कि ये वही उसमें 2017 में वो प्रोटेस्ट किया, और जिसके कारण क्या है कि ईरानियन प्रेसिडेंट वो हसन रूहानी और अयतुल्ला कामिनी, इन लोग के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो इसीलिए इस पे चार्जेस लगाए गए और ये कर लिया। ये बाकी तुम लोग पढ़ लेना। इसके बाद वाला न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है ईरानियन साइंटिस्ट किलिंग। अब आते हैं, अच्छा ये तो एक मोहसेन फकरीजादे, एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है जिनका मर्डर हो गया। तो ये उससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो वो क्या है कि अभी सुप्रीम लीडर, तो वो क्या है कि एनरिचमेंट प्रोग्राम, हम लोग याद करो कि JCPOA, तो JCPOA से तो थोड़ा थोड़ा पीछे से याद दिलाएं। JCPOA से US बोला कि हम बाहर निकल रहे हैं, मतलब बाहर निकल गया, फिर सैंक्शंस भी लगा दिया। लेकिन बाकी जो कंट्रीज जो JCPOA में थे, अच्छा कौन कौन था JCPOA में, किसी को याद है? जो डीलिंग पार्टीज थे जो, वो कौन कौन थे JCPOA में? US तो था, US को तो हम पहले ही बोल दिए US था। बाकी और कौन कौन थे? मैम वो ये फ्रांस, रूस, UK और US और क्या जर्मनी। पूछा? फ्रांस, एक सेकेंड हम लिख लेते हैं। फ्रांस,
अच्छा मेरा नेट का प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, फ्रांस, रशिया और क्या बोले, यूके और यूके, यूएस, यूएस और जर्मनी और चाइना। ठीक है, इसको एज अ शॉर्ट बोलेंगे P5+1। ठीक है, P5+1 परमानेंट 5 UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 एंड +1 जो जर्मनी है, लेकिन EU बोल देते हैं क्योंकि फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन ये सब तो EU का पार्ट है, तो इसलिए EU एज अ होल बोल देते थे। लेकिन ये है P5+1 और ईरान। तो US निकलने के बावजूद इन लोग नहीं निकल रहे थे, इन लोग मतलब लोग चाहते थे कि हाँ रहे। अच्छा, अब क्या किया है ईरान, क्या किया है ईरान का, वो क्या किया, एनरिचमेंट प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। उसका जो 2 जगह नातांज और फोर्डो, ठीक है, वो जगह वो एनरिचमेंट के लिए वहाँ फैसिलिटीज लगाया है। और वो बोला है कि हम यहाँ पे UN इंस्पेक्टर्स को इस साइट को विजिट नहीं करने देंगे। ठीक है, अच्छा याद करते हैं कि UN जो JCPOA डील था उसमें ये बात था कि उसको 3.67% ही यूरेनियम एनरिचमेंट करना है, मतलब कैप लगा हुआ था। और वो अब क्या कर रहा है, वो 20% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। ठीक है, 20% एनरिचमेंट। और उसको बोला गया था कि वो 202.8 kg ही कैप था, कि वो उतना ही यूरेनियम मतलब रख सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर डील में उसका था। वो क्या किया, स्टॉक पाइल कितना का बढ़ा लिया, 2442 kg। ठीक है, ईरान ये सब काम कर रहा है। अच्छा, अब क्या है, लेकिन अभी तक उस पे मतलब वो तो अब क्या वो बोल रहा है कि ठीक है हम जो डील है, याद करो जो बिडेन ये बोले कि हम ईरान डील को फिर से रीनेगोशिएट, मतलब उसको फिर से लाने का कोशिश करेंगे JCPOA के तहत। बहुत सारा बात किए हैं जो बिडेन। तो उससे पहले अब ईरान ये तेहरान जो बोल रहे हैं, तेहरान ये बोल रहे हैं कि अब हम ये जैसे कम करके नहीं करेंगे, जैसे बोलेंगे कि मतलब पहले डील करो। ठीक है, वो ईरान अब ये नहीं वो नहीं बोल रहा है कि अब हम जैसे वापस उस जगह पे नहीं जाएंगे प्री न्यूक्लियर डील कैपेसिटी में, मतलब जो अभी इतना है तो इसके बाद जो डील करना है करो, उस तरह का बात आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है कि हाँ मतलब ये तो ऑलरेडी इतना बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो वेपन ग्रेड जाने के लिए 90% एनरिचमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी आगे क्या होगा नहीं पता। लेकिन और क्या, तो ये जो रिपोर्ट है कि ये इतना एनरिचमेंट किया है, ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो लीक की है कि ये काम ईरान कर रहा है। ठीक है, अच्छा और एक बात इसमें ये है कि अगर जैसे कोई भी डील, जैसे बिल अगर अप्रूव हो जाए, ईरान का जो ये है पार्लियामेंट है, उससे अगर अप्रूव हो भी जाए, ठीक है, और रूहानी अगर उसको नहीं साइन करे, वो बिल पे वीटो कर दे, ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट का जो स्पीकर है वो अगर साइन कर दे वो बिल पे, तो वो बिल क्या होगा, वो मान लिया जाएगा और फाइनल कॉल जो रहेगा अली कामेनी पे चला जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोले, कोई भी डील, जैसे वहां पे ईरान का पार्लियामेंट है, ठीक है, ईरान का पार्लियामेंट पास की कि नहीं, ठीक है, हम जैसे रूहानी ये चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर डील हो रिवाइव हो, मतलब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइव करे। ठीक है, और अगर पार्लियामेंट कोई भी बिल पास कर दे, ठीक है, कि ईरान ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए इंस्पेक्टर को मतलब आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए। ठीक है, और अगर रूहानी उसको साइन वीटो भी कर दे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पार्लियामेंट का स्पीकर उसको साइन कर देता है तो वो सीधा अली कामिनी के पास चले जाता है। मतलब यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि रूहानी को ओवरराइड किया जा सकता है और फाइनल कॉल जो होगा वो अली कामिनी का होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, तो अब नेक्स्ट ये है कि अब देखते हैं कि जो बिडेन का पॉलिसी क्या रहता है ईरान को लेकर के। आगे जो न्यूज़ आएगा वो मतलब वो प्री कंडीशन, जो ईरान का प्री कंडीशन है उस पे ज्वाइन होगा या क्या होगा, ये आगे देखते हैं।
ठीक है, तो आज अभी तो इतना टाइम हो गया, आज यहीं तक। ठीक है, इतना हम भेज देंगे और फिर बाकी जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास, वो बाकी जो न्यूज़ है वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। इंटरनेशनल का इतना पढ़ लेना, इसमें अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास पूछ लेना, नहीं तो हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उस समय मत बोलना कि हम नहीं पढ़े हैं। इसीलिए आज ही जाके पढ़ लोगे, कोई एग्जाम किसी का नहीं है, जिसका जो एग्जाम है ये हेल्प ही करेगा, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब अब ये नहीं बोले कि 13-14 का एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन ये पढ़ लोगे उस समय कोई नहीं बोलना कि हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, नहीं पढ़ने का कोई एक्सक्यूज नहीं है, कि नहीं पढ़ने का क्या एक्सक्यूज है, हार्डली 10-12 पेज रहता है। ठीक है, टेस्ट तो रहेगा, जरूरी थोड़े ना कि टेस्ट से पहले ही पढ़ा जाए। ठीक है, कल कोई नहीं बोलेगा कि हाँ हम नहीं पढ़े थे और हम पढ़ना भूल गए। टेस्ट कब है? टेस्ट से पहले ही पढ़ना है क्या निमेश? नहीं, हमको लगा कि टेस्ट होने वाला है क्या। नहीं, टेस्ट मतलब कोई जरूरी है? टेस्ट होगा तो ही हम पढ़ेंगे, टेस्ट नहीं होगा नहीं तो नहीं, क्यों पढ़ेंगे? कल हम पूछेंगे क्वेश्चन, जैसे आज लाइफ एंड साइंस का पूछे ना, तो ये इसका भी क्वेश्चन पूछेंगे, और हम भले डेप्थ में ना बताए हो सकता है हम बहुत सारा पॉइंट्स इसमें मिस कर गए, क्योंकि हर एक लाइन तो लाइन बाय लाइन बताना पॉसिबल भी नहीं है, तो इसीलिए अगर नहीं भी बताए तो भी हम पूछेंगे। ठीक है, वो इसलिए पढ़ लोगे। लास्ट लास्ट डेट में आप वैक्सीन वाला न्यूज़ करवाए थे क्या? वैक्सीन वाला न्यूज तो सर ही कवर कर दिए थे ना। हमको नहीं पता है, हम पूछ रहे हैं। हाँ सर, सारा कोविड से रिलेटेड न्यूज सर कवर किए थे। ओके मैम। ठीक है, तो इसीलिए वो न्यूज़ हम नहीं कवर किए थे, वो सारा न्यूज़ सर कवर किए थे। हम जितना न्यूज़ कवर किए थे उसमें शायद वो ऐड हो गया होगा वो आर्टिकल, लेकिन वो आर्टिकल हम नहीं पढ़ाए थे। हाँ, गूगल आउटेज और एक और था, फेसबुक को लेके गलती एक से ऐड न्यूज़ थी हो वो गया भी। था एक्चुअली, वो लेकिन हम पढ़ाए नहीं थे, लेकिन हाँ उसको भी पढ़ना है। ऐसा थोड़ी ना कि सर पढ़ाए हैं तो सर वाला जब टेस्ट लेंगे तभी हम पढ़ेंगे। और तो खैर कल पता चल ही जाएगा कितना लोग क्या पढ़ रहा है। कितना लोग है अभी यहाँ पे? 9 लोग तो दिख रहे थे हमको, अभी 7 लोग हैं। अच्छा ठीक है, जो लोग भी आएंगे वो तो उन लोगों का प्रॉब्लम है, शीट हम भेज देंगे, दैट मीन्स पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है फिर मैम आप लोग। इसका हाँ बोलो। मैम इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ रिकॉर्डिंग तो भेज देंगे अभी। एक्चुअली क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग में बहुत जगह जगह ब्रेक्स रहता है। ठीक है, तो वो हम नहीं ठीक करते, लेकिन रॉ वाला तुम लोग को भेज देंगे। ठीक है।